Assalamu alaikum guys. Welcome to Accounting World. This is the new channel for O and A levels accounting videos, and I'll try my best to upload as much as possible videos related to accounting. So now, without wasting time, we will start with the topic and paper 4, that is of costing, and that is for 50 marks, and the main topic for that paper is standard costing. So, costing is also the part of AS level accounting, but now in A2 level, it has extended to different levels. Our topic is for today is standard costing, and standard costing is the most important topic for the May June 2023 series that is going to be held in May. Okay, so starting with the standard costing. So what is an standard costing? So come on to the notes of standard costing, and standard costing defines the meaning of standard cost. So what does mean by standard cost? Standard cost is the budgeted cost of the business. सर व्हाट इज़ बजटेड कॉस्ट? सर बजटेड कॉस्ट उस चीज़ को कहते हैं कि हमारी जो हम बजटिंग से रिलेट करते हैं इस चीज़ को, जो फर्दर हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे भी। बजटिंग पूरा एक टॉपिक होता है कॉस्टिंग में जो इम्पॉर्टेंट होता है। तो बजटिंग में जब हम अब बजटिंग में हम जब पढ़ते हैं ना कि किस तरीके से हम कोई चीज़ बना सकते हैं, तो उस बनाने को वो चीज़ बनाने के लिए हमारी कॉस्ट आती है, और वो कॉस्ट हम अज्यूम करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं या फिर एस्टिमेट करते हैं या बजट करते हैं। जब हम बजट बनाते हैं ना, उस वक्त हम अपनी कॉस्ट को एस्टिमेशन के थ्रू एनालाइज करते हैं कि हमारी कितनी कॉस्ट कितने प्रोडक्ट बनाने में आ सकती है। तो डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट कॉस्ट होती है। हम अपनी एज लेवल में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पढ़ते हैं कि भाई हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट होती है, हमारे पास लेबर की कॉस्ट होती है, हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें हमारे पास और अदर कॉस्ट आती है, रॉयल्टीज़ वगैरह। तो हम वो सारी चीज़ों को अब एनालाइज करते हैं कि उसमें हम जब बजट बनाते हैं या फिर जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेथड यूज़ करते हैं बिजनेसेस, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज़ करते हुए किस तरीके से वो अपनी चीज़ों को बनाते हैं। सो ओके, सो goes with the standard cost. What is a standard cost? So standard cost is the amount of the firm that a firm is expecting a product should cost in the over a certain period of a time. So सर क्या कह रहे हैं? सर कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो ये चीज़ होती है जब हम अपनी बिज़नेस की चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि हमारे अगर एक कार मैन्युफैक्चरर है जो कि कार बनाता है और वो कॉस्टिंग कर रहा है, तो जब वो कॉस्टिंग कर रहा है तो वो उसने यूज़ करी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। तो उसने कार मैन्युफैक्चरर ने अपनी रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए जो कि कार्स में लगते हैं, लाइक रबर बेल्ट्स हो गए, मेटल हो गया और बाकी डिफरेंट थिंग्स हो गई जो कार की मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं, तो वो चीज़ें उसने लेने के वक्त उसने सोचा कि भाई हमारी इस चीज़ की कॉस्ट इतने महीने में बाद क्या होगी। अब मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं अगले दिसंबर या अगली जनवरी के लिए सोचूंगा कि भाई मेरी इस वक्त क्या कॉस्ट रहेगी। सो उस वक्त की कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए मैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगाऊंगा कि क्या मेरी कॉस्ट आ सकती है, ठीक है। फिर मैं अपने लेबर को सोचूंगा कि मेरा लेबर कितने का होगा, ठीक है ना। मेरा लेबर जो मैं हायर करूँगा जो मेरी कार मैन्युफैक्चरिंग में मुझे मदद करेगा या मेरी मशीन्स को रन करेगा, उसकी क्या कॉस्ट होगी। तो लेबर कॉस्ट मैं एनालाइज करूँगा, लेबर कॉस्ट एस्टिमेट करूँगा कि लेबर कॉस्ट मेरी इस मंथ में क्या हो सकती है, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड्स को भी एक तरीके से एज्यूम कर सकता हूँ। किस तरीके से सर फिक्स ओवरहेड्स को? कि सर मैंने कहा कि आगे जाके मुझे अगर और जगह की ज़रूरत पड़ती है अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग में, एक फर्म से मैं दूसरी फर्म एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो सर जब मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ तो मैं दूसरी फर्म की तरफ जाऊँगा तो मुझे ज़ाहिर बात है वो जगह किराए पे लेनी पड़ेगी, रेंट पर लेनी पड़ेगी। तो सर जब मैं वो जगह रेंट पर लूँगा तो मेरी फ़िक्स ओवरहेड्स में इजाफा होगा। जी सर बिल्कुल होगा। सर अगर मुझे जगह की ज़रूरत नहीं पड़े तो क्या मेरे फिक्स ओवरहेड्स बढ़ सकते हैं? सर इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है मेरा रेंट बढ़ जाए। सर जब रेंट बढ़ जाएगा तो ज़ाहिर बात है फिक्स ओवरहेड्स बढ़ जाते हैं। जी सर। तो इन सारी वजूहात या इन सारे रीजंस की वजह से ना हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं, हम एनालाइज करते हैं हम अपनी चीज़ को कि हमारे पास आगे जाके इसी प्रोडक्ट्स की क्या कॉस्ट होगी, ठीक है सर। तो सर इसमें सबसे पहली चीज़ क्या आती है? सर वेरिएंसेस आते हैं। वेरिएंस, व्हाट इज़ वेरिएंस? वेरिएंस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्री डिटरमाइंड और द एस्टिमेटेड और बजटेड कॉस्ट
विद द एक्चुअल कॉस्ट ना, तो हम कंपैरिजन करते हैं इन दोनों कॉस्ट में कि हमने जो अभी पैसा लगाया और जो हमने सोचा था। याद है हम एक कैश फ्लो फोरकास्ट बनाते थे, हम सोचते थे कि हमारे इतने इनफ्लोज होंगे, इतने आउटफ्लोज होंगे, तो सर वो कहाँ से आते थे? सर वो यहीं से तो आते थे, हम कॉस्टिंग करते थे तो हमारे पास कैश फ्लोज आते थे ना, कि हमारे कितने इनफ्लोज होंगे, हमें कितनी नीड होगी आगे जाके, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी। सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। तो सर फिर हम एनालाइज़ करते हैं कि भाई हमारी कितनी कॉस्ट अब पहले आ चुकी है और अभी कितनी आएगी। तो जब हम दोनों को देखते हैं और दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो वो एक वेरिएंस कहलाता है कि कितने टाइम में कितने उससे हमारे कॉस्ट जो है वो वेरी करती है। ठीक है सर। तो सर अब कुछ थोड़ा बताएं कि वेरिएंसेस आपने बता दिया कि मटेरियल कॉस्ट होती है, ये सब होती है। सर इसमें होता क्या है कॉस्टिंग मेथड में? सर सबसे पहले तो है ना, आपने एक काम करना है कि आपने ना एक वो बना लेना है, ट्रायंगल बना लेना है। सर इसको पेपर में करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपको है ना इससे फार्मूलाज ऐसे याद हो जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक में ज़्यादातर मेन फार्मूलाज है और आपका काम भी सारा फार्मूलाज पर है। क्योंकि सवाल आता है 25 मार्क का, उसमें से 6-7 मार्क की वो थ्योरी पूछेगा, बाकी जो है वो मोस्टली पूछता है रिलेटेड टू कॉस्टिंग। तो सर कैलकुलेशंस इसमें बहुत ज़्यादा होती है। हाँ सर, तो इसमें ध्यान रखना होता है हमने कि कौन सी चीज़ क्या है। तो हमने सर पहले एक ट्रायंगल बना लिया, उसके सर हमने ट्रायंगल में हमने उसके टॉप बॉटम पे लिख दिया स्टैंडर्ड। सर स्टैंडर्ड का मतलब अब तो समझ आ गया कि बजटेड कॉस्ट होगी, तो स्टैंडर्ड हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया। सर ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ए को एक्चुअल कह दिया कि एक्चुअल कॉस्ट क्या हो सकती है, तो हमने ए को रिप्रेजेंट कर दिया। सर ये एफ़ क्या होता है? सर एफ़ होती है बहुत बड़ी चीज़। सर क्या चीज़ होती है? सर एफ़ होती है फ्लेक्स। सर फ्लेक्स लिख दिया। तो सर फ्लेक्स का मतलब क्या हुआ? सर फ्लेक्स का मतलब अभी हम बताएंगे, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या चीज़ होती क्या है। सर तो हमने ये क्या हम अभी पढ़ रहे हैं? सर अभी कुछ नाम नहीं बताया मैंने, तो एक बताया कि एक ट्रायंगल बनाया, उसमें आपने एक साइड वो लिख दिया स्टैंडर्ड लिख दिया, एक साइड एक्चुअल लिख दिया और एक साइड फ्लेक्स लिख दिया। तो सर आपको समझ आ गया कि स्टैंडर्ड, एक्चुअल और फ्लेक्स किसे कहते हैं। फ्लेक्स अभी बताया नहीं है, फ्लेक्स मैं बताऊंगा। तो सर सबसे पहले मैं आपको सबसे आसान वाला वेरिएंस पढ़ाता हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वेरिएंस है। इसको हम पढ़ते हैं तो ये सबसे ज़्यादा आसान वेरिएंस है। सर कौन सा वेरिएंस? सर सेल्स वेरिएंस। सर सेल्स का मतलब क्या है कि हमने कॉस्टिंग में, सर मैंने बताया कि हर चीज़ को हम एस्टिमेट कर रहे थे और फिर उसको कंपेयर कर रहे थे हमारी एक्चुअल कॉस्ट के साथ। तो सर सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मैं सेल्स को क्यों ना कंपेयर करूँ अपनी बजटेड सेल्स को एक्चुअल सेल्स से। ठीक है सर, कंपेयर करके देख लेते हैं। सर कंपेयर कैसे करेंगे? सर इसमें जो है ना वो फ्लेक्स मामला नहीं होता सर, यहाँ पर जो है ना वो फ्लेक्स का कोई मामला ही नहीं होता। सर तो फ्लेक्स कहाँ जाता है? सर फ्लेक्स बताऊंगा क्यों नहीं होता इसमें। तो पहले तो फ्लेक्स बताऊंगा क्या होता क्या। तो सर एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में बात करते हैं। सर जो बाकी सारे वेरिएंसेस होते हैं ना, उसमें हमने क्या करा था, हमने एक ट्रायंगल बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया कि सर ये ऐसा हो गया। सर हमने बोला कि यहाँ स्टैंडर्ड है, यहाँ एक्चुअल है और यहाँ एफ़ है। लेकिन सर ये तो सेल्स वेरिएंस में तो उल्टी कहानी हो रही है कि यहाँ पर एक्चुअल आ रहा है और यहाँ पर स्टैंडर्ड आ रहा है। तो यही डिफरेंस होता है सेल्स वेरिएंस का बाकी वेरिएंसेस से, कि जो आप है ना आपका एक्चुअल पहले आता है और स्टैंडर्ड बाद में आता है। क्योंकि आप सेल्स में जितना ज़्यादा वो बड़ा होगा, अमाउंट जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा ना। तो आप एनालाइज कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को कि क्या आपकी परफॉर्मेंस रह चुकी है। तो सर एक्चुअल में कैसे निकालेंगे? सर एक्चुअल में ASP मल्टीप्लाई बाई ASQ। सर क्या कह रहे हैं? सर एक्चुअल में ASP मतलब, ASP का मतलब हो गया कि आपकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी से। ओके सर, एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी सर यूनिट्स में दी हुई होगी, हमें पता चल जाएगा। सर ठीक है। सर SSQ का क्या मतलब हुआ? सर सेम मतलब होता है। SSQ का मतलब हो गया स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, स्टैंडर्ड सेलिंग क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। उल्टा लिख दिया सर, कोई मसला नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं SSP मल्टीप्लाई बाय SSQ, नो प्रॉब्लम सर, कुछ भी आप कर सकते हैं, वो इट्स अप टू यू। ठीक है सर, अब जब ये दो चीज़ें आप लिखते थे ना, तो आपको निकालना होता है किसी भी चीज़ का वेरिएंस। सर वेरिएंस क्या होता है? सर वेरिएंस मैंने बताया ना, डिफरेंस होता है कोई भी दो चीज़ों का। तो सर ये तो अभी आपने क्या निकाला कि ये तो आपने ऐसे बता दिया। अब सर अगर मैं इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूँ ना, माइनस जिसे कहते हैं, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल सेल्स वेरिएंस। टोटल सेल्स वेरिएंस का फॉर्मूला ही ये होता है कि एक्चुअल जो हमारा ये है, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें सेल्स वेरिएंस पता चल जाएगा कि कितनी सेल्स में डिफरेंस आया है या फिर कितनी डिफ़र करी है हमारी पिछली बार से सेल्स। तो सर
ये तो आसान हो गया कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल। अब सर इससे भी आसान एक चीज़ करूँ सर, इसमें ना दो चीज़ें में डिवाइड हुआ हुआ होता है ये टोटल सेल्स वेरिएंस। अब सर कोई दो आंसर्स आएंगे आपके, जाहिर बात है अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास दो आंसर्स आएंगे, या तो पॉजिटिव में आएगा या तो नेगेटिव में आएगा। सर अगर पॉजिटिव में आता है तो उसे कहते हैं फेवरेबल आंसर, ठीक है सर, कि हमारे लिए अच्छा है ये। और सर नेगेटिव में आता है सर, कमेंटिंग में सिखाऊंगा आपको, तो वो आंसर एडवर्स कहलाता है। सर ये थोड़ी अकाउंटिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर ली, पॉजिटिव नेगेटिव लिखने से अच्छा हमने अकाउंटिंग लैंग्वेज का थोड़ा इस्तेमाल कर लिया सर। अच्छा इसके आगे कमेंटिंग, सर कमेंटिंग एक थ्योरी में आते हैं, मतलब इसकी थ्योरी जो है वो कमेंटिंग में आएगी। तो मैं जब पास पेपर क्वेश्चन करूँगा ना तो उसमें साथ साथ हमारे पास कमेंटिंग भी आएगी, तो मैं वो आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से करनी है और किस तरीके से नहीं करनी है। तो सर फिर आता है वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब क्या हुआ सर? वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब ये हुआ कि जो हमारी क्वांटिटी में डिफरेंस आ रहा है ना उस चीज़ को भी तो हम रिकॉर्ड करेंगे, सही है सर। और जो हमारी प्राइस में डिफरेंस आ रहा है उस चीज़ को भी रिकॉर्ड करेंगे। तो सर आपको मैंने बताया कि टोटल सेल वेरिएंस मतलब सेल्स में कितना वेरिएंस आ रहा है, और सेल्स कौन सी दो चीज़ों से मिलकर बन रही है, एक क्वांटिटी और प्राइस, ठीक है। तो जब क्वांटिटी और प्राइस को मिला के सेल्स बन रहा है तो ये वॉल्यूम और प्राइस वेरिएंस को मिला के टोटल सेल्स वेरिएंस बनेगा। जी बिल्कुल सर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि सर देखिए ना, हम बता रहे कि इसमें दो कंपोनेंट्स है, एक सेलिंग प्राइस है और एक सेलिंग क्वांटिटी है। सर इसमें भी वही है, सेलिंग प्राइस है और सेलिंग क्वांटिटी है। तो सर जो क्वांटिटी है वो वॉल्यूम में आ गई और जो प्राइस है वो प्राइस में आ गया, और दोनों का वेरिएंस है तो टोटल सेल्स वेरिएंस के इक्वल हो जाएगा। सर बेहतरीन हो गया। लेकिन सर दोनों के वेरिएंस निकालेंगे कैसे? सर अगर टोटल कह दिया तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया सर, ठीक है। अगर वॉल्यूम कह रहा है तो वॉल्यूम का सर, तो जब क्वांटिटी की बात हो रही होती है तो हम वॉल्यूम वेरिएंस बहुत इजी होता है बेटा। वॉल्यूम वेरिएंस में हमें ये देखना होता है कि हम वॉल्यूम वेरिएंस है ना, नाम से हमें समझ आ रहा है कि क्वांटिटी पे बात होनी चाहिए। तो क्वांटिटी में से एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी जो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है ना, एक्चुअल पहले लिखा हुआ है, एक्चुअल पहले लिख के हमने उसमें से स्टैंडर्ड सेलिंग क्वांटिटी को माइनस कर दिया। सर जब वो चीज़ माइनस हो जाती है ना आपस में, तो उसको हम हमेशा अप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर। सर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पे अप्लाई करने का मतलब, सर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पे इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो किसी भी चीज़ का वेरिएंस निकालने के लिए हम क्वांटिटी तो एक्चुअली रखते हैं, ठीक है ना, लेकिन प्राइस हम जो है वो स्टैंडर्ड रखते हैं। सर स्टैंडर्ड क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें बजटेड से पता करना होता है कि हम जो प्राइस लगा रहे हैं वो हमारे पास एक्चुअली में कितना डिफरेंस दे रही है, ठीक है ना। मतलब जो हमने एस्टिमेशन करी है वो हमारी एक्चुअल से कितना डिफ़र कर रही है, ठीक है ना। असल में वेरिएंस का मतलब यही हुआ कि हम पता कर रहे होते हैं कि हमारी बजट से हमारे एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। तो सर वो डिफरेंस पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एसएसपी पे लगा देते हैं क्वांटिटी का ये वेरिएंस। सर प्राइस वेरिएंस सर आंखें बंद करके मैं बता सकता हूँ कि सर अब तो मुझे याद हो जाएगा कि सर एक्चुअल जब प्राइस वेरिएंस है तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग क्वांटिटी हो, लेकिन स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस होगी सर। लेकिन इसको स्टैंडर्ड सेलिंग क्वांटिटी पे क्यों नहीं कर रहा है, स्टैंडर्ड सेलिंग एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी पे क्यों कर रहा है? सर इसलिए करते हैं इसको एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी पे क्योंकि हमेशा है ना, हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी आप वेरिएंसेस निकाल रहे होते हो ना, तब आप जो है वो कभी भी स्टैंडर्ड सेलिंग क्वांटिटी या स्टैंडर्ड सेलिंग आवर्स या स्टैंडर्ड कुछ भी, मतलब स्टैंडर्ड लेबर आवर्स या स्टैंडर्ड सेलिंग क्वांटिटी या स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, उस पर आप कभी भी क्वांटिटी पे स्टैंडर्ड नहीं लगते। क्वांटिटी हमारी हमेशा एक्चुअल होनी चाहिए कि क्या हमने बनाया है, उस पर हमने क्या लगाया था, तो हमारा क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। ये बात समझने वाली है कि क्या हमने बनाया है, उस पर हमने क्या एस्टिमेशन लगाया था और हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है। तो सर ये बात हमें समझ आ जाती है कि किस तरीके से हमने प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। सर अब दूसरी बात करें तो दूसरी बात बेटा इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए दूसरी बात हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेट में सेल्स आता है, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है सर, आप लोग को भी पता होगा। इसके बाद हमारे पास आती है दूसरी चीज़ के डायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल सर अगर हम यहाँ पर फॉर्मेट बनाते हैं एक कॉस्ट कैलकुलेशन का, तो सर सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट कैलकुलेशन में डायरेक्ट मटेरियल्स आता है, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट सबसे पहले आती है सर। तो हमने पहले सबसे पहले लिख दिया डायरेक्ट मटेरियल्स आ गया, फिर डायरेक्ट लेबर्स आ जाता है सर, फिर हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, फिर सर उसके बाद फिक्स ओवरहेड्स आ जाते हैं सर, उसके बाद फिर वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाते हैं। तो सर हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल कॉस्ट आ जाती है सर। अब सर वेरिएबल ओवरहेड्स तो यहाँ पर है नहीं सर। मैंने कहा कि हम जो है वो वेरिएंसेस बनाते इन तीनों चीज़ों पे,
क्योंकि एक्सपेंसेस पे हम बना नहीं सकते सर। वेरिएबल और वेरिएबल पे क्यों नहीं बनाते बेटा, वेरिएबल पे बनता है लेकिन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। तो फिर भी मैं थोड़ा सा आउटलाइन दे दूंगा, लेकिन अभी जो है वो हम पहले उस पर फोकस करते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस, सर डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस क्या होता है? सर डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस में मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ट्रायंगल बनाने के बाद आप क्या देखते हैं, सबसे पहले एस, ए और एफ लिख देते हैं। सर एफ का मतलब क्या है सर? फ्लेक्स। कि सर जो हमने मैंने बताया ना कि जो हमने क्वांटिटी बनाई थी उस पर हमने क्या चार्ज करा है, जो हमने क्वांटिटी बनाई है उस पर हम क्या चार्ज कर रहे हैं। सर कैसे? सर फ्लेक्स का मैं एक एक्सरसाइज कराऊंगा ना तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही। तो मतलब मैंने प्राइस क्या रखी? स्टैंडर्ड, और क्वांटिटी क्या रखी है? एक्चुअल। तो सर इससे मेरे पास क्या आ जाता है? फ्लेक्स आ जाता है कि मैंने क्या चीज़, जो चीज़ बनाई है उसको मैंने एस्टिमेट कितने पे करा था, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो सर फ्लेक्स आ जाता है। सर कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ देखें तो हम यही देखते हैं ना कि हमने जो बनाया है उसको हमने कितने पे चार्ज करा था या कितने पे हमने रिकॉर्ड करा था अपने पास। तो सर यही होता है कि हम अपनी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना उसको फ्लेक्स में चेंज करते हैं ताकि हमारे पास एक्चुअल और ट्रू और फेयर व्यू हमारे पास आ सके। तो सर इसका स्टैंडर्ड का क्या फॉर्मूला होगा? सर स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब सर यहाँ पर आप स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसको कह रहे हैं? सर प्राइस मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है, जो प्राइस लगती है आपको लाने में, वो कहलाती है स्टैंडर्ड प्राइस। और जो क्वांटिटी आपको लगती है इन केजीज, सर केजीज में बात होगी ना क्वांटिटी। अब वहाँ तो यूनिट्स में बात हो रही थी, यहाँ केजीज में क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट मटेरियल की बात है तो डायरेक्ट मटेरियल में केजीज इन्वॉल्व होता है। तो सर वो ये यहाँ पे चीज़ आ गई। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या हो गया? गैस क्यू। तो सर ये चीज़ आ गई हमारे पास पहली वेरिएंस में कि स्टैंडर्ड अपनी जगह पर आ गया, एक्चुअल अपनी जगह पे आ गया और फ्लेक्स अपनी जगह पे आ गया। अब सर थोड़ा बताएं कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल में क्या होगा। तो सर इसका अगर हमें टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस निकालना है तो सर इसको भी बहुत सिंपल है। सर मैंने ट्रायंगल तो बनाया हुआ है सर, सुकून से आप जो है ना बस बीच में माइनस का साइन लगा दें तो आपका फॉर्मूला बन गया। कि आपका फॉर्मूला क्या हो गया? स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी इनटू एक्चुअल। सर उसमें एक्चुअल को माइनस करा था, इसमें स्टैंडर्ड को क्यों? सर वो सेल्स वेरिएंस था ना, सेल्स कभी भी बड़ी नहीं दिखा सकते हम। तो टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस को हम स्टैंडर्ड पे इसलिए अज्यूम करते हैं क्योंकि ये कॉस्ट है हमारे पास, वो सेल्स थी। ठीक है ना? तो उसमें फ्लैक्स नहीं होता था क्योंकि उसमें हम क्वांटिटी को किस पे चेंज करें? यूनिट्स को चेंज करते हैं, यूनिट्स को तो चेंज नहीं कर सकते ना प्राइस पे। तो हम इसीलिए उसमें फ्लैक्स नहीं करते थे, इसमें करते हैं क्योंकि इसमें हमें पता है हमने कितना केजीस मंगवा लिया है, एक्चुअल क्वांटिटी हमें पता है कितनी केजीस लगी है और उस पर हमने स्टैंडर्ड प्राइस की अज्यूम करी थी ताकि हमें यूजेज और एफिशिएंसी वेरिएंस के बारे यूजेज और प्राइस वेरिएंस के बारे में पता चल सके। सर यूजेज वेरिएंस क्या होगा? सर यूजेज वेरिएंस ये होगा कि हमने कितना मटेरियल कंज्यूम करा है, कितना हमारी एफिशिएंसी रही है मटेरियल को कंज्यूम करने में। तो सर हमने इतना यूज़ करा है तो सर यूजेज वेरिएंस पे मटेरियल्स पे बात होगी। तो मटेरियल्स में मतलब क्या आता है? हमारे पास क्वांटिटीज़ आती है। तो सर हमने क्या करा, क्योंकि यहाँ पे हम स्टैंडर्ड पहले लिखते हैं तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस कर दी, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, और उसको अप्लाई कर दिया किस पे? स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पे। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पे नहीं, सॉरी बेटा, स्टैंडर्ड प्राइस पे जो कि मटेरियल की कॉस्ट होगी। ठीक है बेटा। अब दूसरी चीज़ सर बताएं कि प्राइस वेरिएंस क्या होगा। सर प्राइस वेरिएंस वो चीज़ होगी कि हमारी जो है वो हम स्टैंडर्ड प्राइस में से अपनी एक्चुअल प्राइस को माइनस कर देंगे जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होगी। ठीक है, और उसको अप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी पे। सर यहाँ पर जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखी हुई है वो कौन सी वाली स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी? सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फ्लेक्स वाली यूज़ होगी। सर क्या मतलब फ्लेक्स वाली? सर जब सवाल करेंगे ना तो इसको मैं बहुत अच्छे एक्सप्लेन तरीके से बताऊंगा कि क्या मतलब होता है कि फ्लेक्स वाली क्वांटिटी यूज़ करेंगे। सर वैसे ही टोटल डायरेक्ट लेबर वेरिएंस में भी हम स्टैंडर्ड आर्स जो यूज़ करेंगे ना वो हमारे फ्लेक्स वाली यूज़ होंगे। सर आप थोड़ा बताएं। सर मैं समझाऊंगा ना एक प्रॉपर तरीके से बेटा, सवाल करेंगे ना तो वो चीज़ थोड़ी क्लियर हो जाएगी कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो आगे अब आगे देखते हैं हम कि आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है टोटल डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। सर आपको फॉर्मूला समझ आया कि प्राइस वेरिएंस क्या हो गया, यूजेज वेरिएंस क्या हो गया, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस और स्टैंडर्ड सेलिंग क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी क्या चीज़ हो। अच्छा सर, अगर आपको मज़ा आ रहा हो और इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग so do subscribe my channel and also press the bell icon so that you will not miss any video from the accounting world.
ओके, सो अगर आपको और भी कोई टॉपिक्स पढ़ने हैं आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, एस लेवल है, टू लेवल, ओ लेवल्स, एनी टॉपिक दैट इज़ रेलिवेंट टू ओ एन ए लेवल्स। मोर ओवर वी विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं दूसरे इंटर और बी कॉम वगैरह को भी कैटर कर सकूँ, बट इंशाल्लाह अभी ओ ए लेवल से स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह देखेंगे। तो सर टोटल डायरेक्ट लेबर, नाउ कमिंग बैक टू द टोटल डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। सर लेबर वेरिएंस व्हाट इज़ दिस? सर लेबर वेरिएंस का मतलब है कि हमारे वहाँ जो लेबर काम कर रही है, जो हम हायर कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर को, दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, तो हम उस पर क्या कह सकते हैं सर? इस उसमें हम करते हैं, उसमें भी सर सेम प्रोसेस है सर, हमने स्टैंडर्ड और एक्चुअल के अपना रिलेशन बना दिया सर। अब जो है ना, मैंने बताया ना कि कॉस्ट में हमेशा यही ट्रायंगल बनेगा, सिर्फ सेल्स में एक ट्रायंगल यही बनता है, बट एक डिफरेंस होता है क्या, कि एक्चुअल यहाँ पर आता है, सेल्स यहाँ पर आता है, और सेल्स में फ्लेक्स नहीं होता, ठीक है। तो सर इसमें तो फ्लेक्स होगा क्योंकि ये टोटल डायरेक्ट लेबर वेरिएंस है। तो सर इसमें कैसे करेंगे? सर इसमें भी सिंपल है कि हमने डायरेक्ट स्टैंडर्ड का मतलब क्या है सर? स्टैंडर्ड रेट का मतलब ये है कि आपका लेबर कितने रेट पर काम करना है, $9 पर आवर, $9 पर यूनिट, सही है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड रेट। और स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब क्या है कि एक यूनिट को बनाने में वो कितने घंटे ले रहा है? सर एक यूनिट को बनाने में ले रहा है 1.5 आवर्स सर। तो 1.5 को पता है, हमें स्टैंडर्ड आवर मिल गया, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल यूनिट्स बनाने में कितने, अगर टोटल यूनिट्स लेट सपोज करें कि 4000 बन रहे हैं या 1000 बन रहे हैं, तो सर हमारे पास 15,000 घंटे लग रहे हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोडक्शन। सर उसके हमारे पास रेट भी दिया हुआ है कि रेट दे रहा है कि $9 पर यूनिट या पर आवर $9 है, तो सर हमने 9 को 15,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया सर? स्टैंडर्ड का आंसर। सर सेम चीज़ एक्चुअल में भी होगी कि एक्चुअल में क्या हो रहा होगा। सर फिर स्टैंडर्ड को हम चेंज करेंगे किसमें? फ्लेक्स में चेंज करेंगे। सर कैसे चेंज करेंगे कि स्टैंडर्ड रेट जो है वो हमारा $9 था और हमारी एक्चुअल क्वांटिटी थी, एक्चुअल आवर्स थे हमारे पास, लेट सपोज 10,000, तो 9 इंटू 10,000 करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल फ्लेक्स में आ जाएगी हमारे पास कि क्या फ्लेक्स हमारा वो है। तो सर अब वेरिएंस निकालने का क्या फार्मूला होगा? सर वेरिएंस निकालने का सिंपल फार्मूला होगा जो हमने पीछे से करते हुए आ रहे हैं कि हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल लेबर वेरिएंस आ जाएगा और फिर जो है वो हम एफिशिएंसी वेरिएंस पे बात करेंगे। तो एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब क्या है कि कितना अच्छे तरीके से प्रोडक्ट काम कर रहा है, तो मतलब लेबर काम कर रहा है, तो लेबर कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है वो डिपेंड करता है कि कितना आवर्स वो कंज्यूम कर रहा है। सर पहले आवर्स का डिफरेंस निकाल लेंगे और उसको रेट मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट पे। वहाँ स्टैंडर्ड प्राइस था, वहाँ स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस था, तो यहाँ स्टैंडर्ड रेट आ गया क्योंकि लेबर के लिए हम रेट यूज़ करते हैं, सही सर। तो और रेट वेरिएंस का मतलब ये है, रेट वेरिएंस का नाम से पता चल रहा है कि वेरिएंस किस डिफरेंस किसका होगा? रेट का होगा, और वो अप्लाई किस पे हो रहा होगा? एक्चुअल आवर्स पर। तो सर थोड़ी सी चीज़ें आप एक दो बार करेंगे तो आप यूज़ हो जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर आपको कोई डिफ़िकल्टी सामने नहीं आएगी। सर लास्ट चीज़ बट नॉट लीस्ट, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक साथ आपको सारे वेरिएंसेस कंप्लीट करा दूँ, फिर इंशाल्लाह हम पास पेपर पे जम करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल या इजी रहेगा। तो सर जब हम बात कर रहे हैं कि फ़िक्स ओवरहेड वेरिएंस, सर अब वो बात हो गई कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर हो गया, सेल्स हो गया। सर अब फिक्स ओवरहेड वेरिएंस की बात करें तो ये 4 वेरिएंसेस होते हैं हमारे पूरे टॉपिक में, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। कमेंटिंग में आपको विद द पास पेपर समझा दूंगा। हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीडियोज़ जो होगी वो इंशाल्लाह पास पेपर पे होगी, नेक्स्ट 2 या नेक्स्ट 1 वीडियो पास पेपर पे होगी, फिर हम जम कर देंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। उसके बाद अगर आपको कोई पास पेपर के सवाल में मसला होता है तो आप मुझे नो हाउ कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसको भी सॉल्व आउट कर देंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि अपना मई जून से पहले इंशाल्लाह कॉस्टिंग और फाइनेंशियल निपटा दूँ A2 की। बाकी आपको कोई और वीडियो भी चाहिए तो देन यू कैन ऑल्सो कमेंट बिलो एंड आस्क फॉर द डिफरेंट वीडियोज़, ठीक है। तो जाने से पहले इंशाल्लाह सब्सक्राइब करना है और लाइक करके जाना। तो नाउ कमिंग बैक टूवर्ड्स द टॉपिक कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। सर व्हाट इज़ फिक्स ओवरहेड वेरिएंस? सर फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में हम सेम प्रोसीजर फॉर द फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, बट सर सेल्स में एक चीज़ चेंज करी थी, अब यहाँ पर भी जाहिर बात है ये चीज़ सबसे मोस्टली आस्क और सबसे ज़्यादा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कहलाता है। सर इसको मैं बना के दिखा देता हूँ सर थोड़ा सा बता दे तो अच्छा हो जाएगा। सर बना रहे ना तो फिर और ज़्यादा इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, तो मसले की बात नहीं है।
इसको बना दिया अच्छा सा, एक थोड़ा सी ड्राइंग से ट्राइंगल बना दिया सर। ट्राइंगल में कलर भी हो गया खुद से ही सर। ट्राइंगल का मतलब कि यहाँ पर जो है ना वो हमारे पास एक्चुअल आता था, हमने इसको एक्चुअली लिख दिया, कुछ डिफरेंस दिख रहा। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर क्या आता था, स्टैंडर्ड, और यहाँ पर आता था बेटा फ्लेक्स। सर अब मैं एक चीज़ करूँगा, एक चीज़ क्या करूँगा, क्योंकि जाहिर बात है कोई नई चीज़ है तो नई चीज़ में नई चीज़ होगी, थोड़ा सा मैंने बोला ना डिफरेंस होगा। सर ये यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया, तो सर क्या बन गया, नया ट्राइंगल क्या बन गया सर, कि फ्लेक्स यहाँ आ गया और एक्चुअल कहाँ चला गया, स्टैंडर्ड कहाँ चला गया, वहाँ चला गया। सर एक्चुअल तो अपनी जगह पर ही है। सर ये तो फंस गया। सर बहुत आसान है ना, मैं बता तो रहा हूँ। क्या है, टोटल ओवरहेड वेरिएंस पे आएगा, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस पे। सर के स्टैंडर्ड और फ्लेक्स ने अपनी जगह बदल ली। सर अब इसको कैलकुलेट करने का कुछ फार्मूला तो होगा ना, कि ये तो नहीं आएगा कि आपने क्या करा क्या नहीं करा। सर इसको कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला है कि हमने बताया कि हर चीज़ में हम क्या कर रहे थे, बीच में माइनस का साइन लगा देते, इसमें भी सेम चीज़ होगी, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी माइनस का साइन लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लेक्स माइनस एक्चुअल। तो सर ये भी इजी होता है कि टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। सर इसमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस पहले आ जाता है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड ये रहा और एक्चुअल ये रहा, तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस में आ जाता है कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं अपने ओवरहेड वेरिएंसेस पे। ठीक है सर। फिर आता है वॉल्यूम वेरिएंस। सर वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब क्या है कि सर वॉल्यूम वेरिएंस को पता चल रहा है कि हमने कितना क्वांटिटी लगाई है या कितना वो लगाई है हमारे पास, हमारी वो बढ़ाने के लिए फिक्स ओवरहेड में क्या वेरिएंस डिफरेंस आया हमारी क्वांटिटी या कुछ बढ़ाने से। ठीक है ना। तो सर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे हमने ट्रायंगल की दो साइड्स देखी, यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करा था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फ्लेक्स माइनस स्टैंडर्ड कर देंगे। सर यूँ चेंज चलती है ना, फ्लेक्स माइनस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, और फिर सर यूँ चल जाती है। ठीक है ना। तो कोई इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब थ्योरी करेंगे, जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, जब मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा आपको, थोड़ा समझाओ, वो नंबर्स के साथ खेलेंगे, तो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा मार्क गेनिंग टॉपिक होता है, बिकॉज इसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, एज यू आर अलाउड टू डू कैलकुलेशंस ऑन योर ओन। ठीक है ना। और कमेंट थ्योरी में भी इतने ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ज़्यादातर वो पूछ रहे थे व्हाट इज़ स्टैंडर्ड कॉस्ट बता दो, आप फिर बता दो कि कमेंटिंग करना है बता दो, तो कमेंट करना इज़ नॉट एन डिफ़िकल्ट टास्क, वो बहुत ज़्यादा इजी है, और हम देख के भी बता सकते हैं कि क्या चीज़ क्या चीज़ उसमें है, क्या चीज़ फेवरेबल में है, क्या चीज़ एडवर्स में है। सर अच्छा वॉल्यूम वेरिएंस का सर मैंने बताया ना, फ्लेक्स माइनस स्टैंडर्ड भी एक आंसर आता है। तो सर मैं कहता हूँ वॉल्यूम वेरिएंस का एक और तरीके से भी आंसर आ सकता है। सर वॉल्यूम वेरिएंस भी दो चीज़ों में डाइवर्सिफाइड है। सर वॉल्यूम में एफिशिएंसी से कितना वो आ रहा है, मतलब वॉल्यूम में लेबर की वजह से कितना डिफरेंस आ रहा है, और वॉल्यूम में क्वांटिटी बढ़ने की वजह से कितना डिफरेंस आ रहा है। तो सर ये दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है कि आप जो है वो अपने फ्लेक्स आवर्स में से एक्चुअल आवर्स माइनस कर देते हैं और बजटेड OA आवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाता है। और जब वही चीज़ अगर आपने कैपेसिटी में निकालनी है, तो आप एक्चुअल आवर्स को बजटेड आवर्स से माइनस करके बजटेड OAR लगा देते हैं। सर आपने बताया था बजटेड आवर्स फ्लेक्स होते हैं, सर यहाँ पर बजटेड आवर्स फ्लेक्स नहीं होंगे। सर क्यों नहीं होंगे? सर क्योंकि यहाँ पर हमने फ्लेक्स पहले पढ़ लिया है ना, तो फ्लेक्स जो है वो हमारे पास हो चुका है। ठीक है, तो बजटेड एक्चुअल बजट वाले ही आएंगे। सर वो सब सवाल करेंगे ना, तो आराम से आपको वेल डिफाइन एक्सप्लेन हो जाएगा। तो सर इसके बाद हम अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस फिर मूव ऑन करते हैं, पास पेपर क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो।